Hello students, my name is Ajay Sahu. Today I am going to explain classification of resources on the basis of ownership. The first one is individual. Resources owned by individuals are called individual resources. मतलब इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत. फॉर एग्जाम्पल लैंड ऑन बाय फार्मर्स हाउस एक्सेट्रा. मतलब जो के कोई रिसोर्स है, कोई संसाधन है, अगर वह किसी एक व्यक्ति का है, मतलब किसी व्यक्तिगत पर्सन का है, तो उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं. जैसे कोई प्लॉट्स हो गया, कोई घर हो गया, या भी कोई प्रॉपर्टी हो गई, या भी कोई प्लांटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल रिसोर्स के अंडर में आती हैं. सेकेंड है हमारा कम्युनिटी. Resources owned by community or society are called community owned resources. Resources owned by community or society मतलब कोई ऐसा रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी या फिर किसी सोसाइटी का है, तो उसे क्या हम कहते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. इसमें हमारा आ जाता है ग्रेवयार्ड, ग्रेजिंग लैंड, पॉन्ड, बरियल ग्राउंड, पार्क एक्सेट्रा. मतलब जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, बरियल ग्राउंड होते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी एक पर्सन का नहीं होता है, ये किसी कम्युनिटी को होता है, मतलब ग्रुप के लोगों को होता है, गांव वालों की जगह होती है जहाँ पे जो है पशु जानवर जो है वहाँ पे चरते हैं. बरियल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे शवों को जलाया जाता है. ठीक है. और विलेज पॉन्ड होते हैं, मतलब गांव के तालाब वगैरह होते हैं. पब्लिक पार्क वगैरह हो गया, या फिर पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड इन अर्बन एरिया. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिटी रिसोर्स में आती हैं. थर्ड हमारा है नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वैसे तो हम देखा जाए तो जो सारे के सारे रिसोर्स हैं वो नेशन से बिलोंग करते हैं. ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. ठीक है. द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड. मतलब किसी भी कंट्री के पास पावर होता है कि किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो पब्लिक की भलाई के लिए यूज में ले सकता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज इस समय जो है सड़कें बन रही हैं. तो गवर्नमेंट क्या करता है कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, जो इंडिविजुअल रिसोर्स यानी कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की ज़मीन को गवर्नमेंट क्या करती है, उसे ले लेती है और उसे लोगों की भलाई के लिए, लोगों की यानी कि सबके यूज़ के लिए वो उपयोग में लाती है. ठीक है. Resources owned by individuals nations are called national resources. For example, गवर्नमेंट लैंड, रोड, कैनल, रेलवे. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं ये नेशनल रिसोर्स में आती हैं. जैसे सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्स होते हैं, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, द ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ टर्म आर टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन. यानी कि नेशन की बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर तक क्या होता है, वो उसका एरिया, उस कंट्री का एरिया माना जाता है. अब हमारा फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज रेगुलेट बाय इंटरनेशनल बॉडीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. मतलब वैसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं. देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. द
oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open sea। यानी कि 200 nautical miles जो एरिया होता है समुद्र में किसी भी कंट्री के बाहर, मतलब उसके कोस्ट लाइन से, वो इंटरनेशनल जो है क्या होता है, इकोनॉमिक जोन होता है, जिसको ओपन ओशन कहते हैं। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी अगर प्राइवेट पर्सन है, अगर उसको इंटरनेशनल ओशन में जाना है तो उसे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। Now, classification of resources on the basis of status of development. First one is potential resources. Resources which are found in a particular region but not yet used properly. The resources which are found in a region but have not been utilized, that is called potential resources. Example, Rajasthan and Gujarat receive plenty of solar energy and have plenty of wind energy, but use of these resources so far has not been developed properly. हम जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी, plenty of solar energy है, और there are also plenty of wind energy, but these resources so far has not been developed properly। मतलब हमें इन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। सेकेंड वन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड एंड सर्वेड फॉर यूटिलाइजेशन एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब कि वो रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं और सर्वे के द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, उनको डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। थर्ड हमारा स्टॉक। रिसोर्सेज that are available but we do not have proper technology to use them are called stock। मतलब जैसे materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these are called stock। मतलब जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, गेन कर सकें, मतलब उसे प्राप्त कर सकें। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जो हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी के न होने के कारण हम उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा ये है वाटर। अब जानते हैं वाटर जो होता है ये 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। विच कैन बी यूज एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी दीज आर नॉट बीइंग यूज। यानी कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी के ना होने के कारण जो है इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है कुछ देश हैं जो इसका उपयोग, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी कुछ तरक्की किए हैं। जैसे इसका मैं नाम लेना चाहूँगा, कि बुक में नहीं दिया है, उसका नाम जापान है, ठीक है। जापान ने एक कार बनाई है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है, ठीक है, और कार्बन इमिशन की जगह पे, ठीक है, आप देखे होंगे जैसे जो फॉसिल फ्यूल से जितने भी व्हीकल्स चलते हैं तो कार्बन इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वो तरह की गैसेस निकलती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जापान ने जो कार बनाई है वो उससे जो है वाटर इमिशन होता है, मतलब कि धुएं की जगह, ठीक है, उसके साइलेंसर से पानी निकलता है, तो जिसके वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है, जीरो पॉल्यूशन होता है। और वो पानी इतना साफ होता है जो वाटर एमिशन होता है कि उसे एक ह्यूमन जो है वो पी भी सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा।
फोर्थ हमारा है रिजर्व्स, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एंड द नो हाउ टू यूज देम इज नाउ present but they are yet to be used are called reserves. For example, river water which is not used to generate electricity. देखिए रिजर्व्स में क्या आते हैं, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. और जैसे नदियाँ हैं, नदियों को यूज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब नदियों का पानी जो है फ्यूचर में अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगा तो हम नदियों को पानी को भरपूर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि हम जानते हैं कि नदियों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया जाता है, किया जाता है ना। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि नदियों के पानी से एक लिमिटेड एडिशन के तौर पे एक लिमिट मात्रा में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, लेकिन इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, मतलब जो एग्जाम्पल तौर पर जैसे रिवर वाटर विच नॉट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नदियों के पानी का उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही नहीं है, हम फ्यूचर में इसका उपयोग और भी तरह के काम में ले सकते हैं। और हमारे इंडिया में नदियों की कमी नहीं है, हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तो अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिया को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज की भरपूर मात्रा देखने को मिलती है, यानी कि भारत जो है प्राकृतिक संपदा जो है नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी न होने के कारण जो है हम इन सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज में भेदभाव। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग बट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स। इसके एग्जाम्पल हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ओनली फ्यू हैंड्स लीव्स अदर अनसेटिस्फाइड, यानी कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन जो है सिर्फ कुछ ही हाथों में होने के कारण जो है बाकी लोगों को क्या करता है, अनसेटिस्फाइड करता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी होगी और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज रहेंगे तो बाकी लोग क्या होंगे, अनसेटिस्फाइड होंगे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड such as global warming, ecological crisis, disturbance in ozone layer, etc. Thus, equal distribution of resources become necessary for sustainable development. यानी कि सारे कंट्रीज़ के पास जो है बराबर मात्रा में अगर रिसोर्सेज रहेंगे तो सबके अंदर सेटिस्फैक्शन रहेगा, यानी कि सब जो है सारे कंट्रीज़ के लोग जो है आपस में मिलजुल के रहेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि दूसरे कंट्री के पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा पर रहेंगे तो वो उनका यूज़ करने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। मतलब डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा विकास जो वातावरण को बिना क्षति या नुकसान पहुंचाए होता है और एंड कॉम्प्रोमाइजिंग विथ नीड्स ऑफ फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कीपिंग द व्यू ऑफ justified use of resources and sustainable development, the Earth Summit was organized in 1992 in Rio de Janeiro, which used more than 100 state heads agreed with Agenda 21 for the sustainable development and proper use of resources। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यानी कि रियो जिनेरो में अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इन जून 1992। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स
मीट इन रियो जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यानी कि जून 1992 में पहला अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? ब्राज़ील में। The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development, यानी कि पर्यावरण की क्षति के बारे में, यानी पर्यावरण के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे मीटिंग हुई थी। इसमें जो है द असेंबल लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द रियो कन्वेंशन एंड एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 आखिर होता क्या है? Agenda 21 is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease, etc. through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. इसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। इसे मैं दोबारा बता देता हूँ। एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992, यानी कि 1992 में साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। कैसा? कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको हम UNCED कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। UNCED का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे याद रखिएगा। विच टुक प्लेस एट रियो जेनेरो, ब्राज़ील। रियो जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन इन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। यानी कि Agenda 21 में जो है मेन चीज़ें क्या है? आपका एनवायरमेंट के बारे में है, एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में, पॉवर्टी, डिजीज और ग्लोबल कोऑपरेशन के इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें जानी जाती हैं।